बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाने की अब तैयारी हो गई है। साबरमती जेल पहुंच गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को आरोपी बनाया गया है। प्रोडक्शन वारंट लेकर पहुंची हुई है यूपी पुलिस साबरमती जेल। वही साबरमती जेल जहां से इससे पहले उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की कोर्ट में फैसला सुनने के लिए पेशी के लिए लेकर पहुंची थी उत्तर प्रदेश पुलिस। लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद को आरोपी बनाया गया है और अब उससे पूछताछ करने के लिए उसको लेने के लिए पहुंची है उत्तर प्रदेश पुलिस। साबरमती जेल पहुंची हुई है। साबरमती जेल पहुंची है उत्तर प्रदेश पुलिस। यूपी एसटीएफ पहुंची हुई है। उमेश पाल को उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में अतीक अहमद को आरोपी बनाया गया है, लिहाजा उससे पूछताछ जरूरी हो जाती है। प्रोडक्शन वारंट लेकर पहुंची हुई है साबरमती जेल यूपी एसटीएफ और वहां से अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, जहां से उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी। इसी मामले में उसके भाई अशरफ को भी लाया जाएगा बरेली से। अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदीप तिवारी प्रयागराज से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप तिवारी आपका रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से आप हैं। उमेश पाल अपहरण मामले की बात तो पहले थी जब अतीक को सजा सुनाई गई, लेकिन अब अतीक को एफआईआर में उसका भी नाम डाला गया है और अब उसे लेने के लिए साबरमती पहुंची है पुलिस। पुलिस के सूत्र क्या बता रहे हैं, उसको लाकर पूछताछ, कोर्ट में पेशी कब की, सारी बातें तफसील से बताएं। देखिए, अतीक अहमद जो है ये उमेश पाल हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में शामिल है और लगातार जो है ये बातें सूत्रों से हवाले से पता चल रही थी कि जो भी ये हत्याकांड का पूरा खाका तैयार किया गया था वो साबरमती जेल से ही तैयार किया गया था। उसके बाद उसको बरेली जेल अशरफ के पास भेजा गया था और वहां से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की पूरी साजिश रची गई। तो साजिशकर्ता के तौर पर अतीक अहमद इस पूरे प्रकरण में शामिल है। अब जो है साबरमती जेल पहुंची है प्रयागराज पुलिस और वहां से उसको लेकर यहां आएगी और एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करेगी। अब साबरमती जेल पहुंचने के बाद वहां जेल मैनुअल के हिसाब से सारी चीजें होंगी, मेडिकल होगा या वहां पर जो चीजें पेश होंगी वहां पर लिखा पढ़ी होगी। उसके बाद वहां से लेकर पुलिस निकलेगी और फिर प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करेगी, जहां पर उस पूरे प्रकरण पे उमेश पाल हत्याकांड की सुनवाई होगी और उसमें जो है इसको अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। तो अब एक बार फिर से साबरमती से प्रयागराज लाने की जो तैयारी थी वो पूरी कर ली गई है और जल्द ही पूरी ये संभावना जताई जा रही है कि अगर जेल मैनुअल के हिसाब से लिखा पढ़ी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, तो हो सकता है कि शाम तक एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस साबरमती से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी। संदीप, कितने पुलिसकर्मी गए हैं इस बार अतीक को लेने के लिए? जैसा कि हम भी सुन पा रहे हैं सड़क मार्ग से लाया जाएगा, तो कितने पुलिस है? क्या पिछली बार की तरह उतनी बड़ी संख्या पहुंची हुई है उसे लेने के लिए? देखिए, यहाँ पर अभी एग्जैक्ट कोई नंबर जो है वो किसी की तरफ से नहीं बताया, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि 30 से 35 की संख्या हो सकती है। और गाड़ियां भी जो पुलिस की जिस तरीके से, क्योंकि देखिए लगातार इस बात को लेकर, चाहे वो अतीक अहमद का परिवार रहा हो, चाहे अतीक अहमद खुद रहा हो, ये लगातार इस बात की शंका जाहिर करता रहा, मीडिया से बार बार इस बात को कहने की कोशिश करता रहा कि उसको जान का खतरा है, उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए पुलिस किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेगी, पूरी तरीके से सुरक्षित साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की कोशिश करेगी। इसलिए एक अच्छी खासी जो टीम है वो जाती है और वहां से लेकर उसको रवाना होगी। ठीक है संदीप और अभिषेक, आप लोग बने रहे हमारे साथ। अब अतीक अहमद को शाम के करीब 5 बजे पुलिस निकलने के लिए तैयार है। अतीक अहमद को लेने के लिए यूपी एसटीएफ की टीम जो कि इस वक्त साबरमती जेल पहुंची है, तो किस तरीके से वो ला रही है? अतीक अहमद को लेकर शाम 5 बजे का वक्त होगा जब वो निकलेगी। उसके रास्ते में कौन कौन सा रूट रहेगा? कोटा का रूट रहेगा, जहां कोटा पहुंचेंगे साबरमती जेल से शुरुआत होगी उदयपुर और उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ का रुख लिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बाद ये पूरा का पूरा काफिला कोटा पहुंचेगा। कोटा होते हुए ये काफिला आगे की तरफ फिर दिल्ली की तरफ बढ़ेगा।
और उसके बाद यूपी बॉर्डर, जहां से झांसी होते हुए फिर इस जालौन, झांसी जालौन, उसके बाद बदायूं होते हुए ये प्रयागराज की तरफ पहुंचेगा। हम एक एक रास्ता बता रहे हैं कि अतीक अहमद को लेकर किस रास्ते इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस निकलेगी और उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर पहुंचेगी प्रयागराज। और हमारे साथ इस वक्त अभिषेक सिंह भी जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। संदीप से तो उन्होंने तमाम जानकारी ले ली। अभिषेक, उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी इस वक्त पुख्ता है, कितने अपनी उसकी इन्वेस्टिगेशन में पक्की है कि उसे इस बात का पूरा कंफर्मेशन है कि अतीक से उसे बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो उमेश पाल हत्याकांड को सुलझाने में काफी मदद करेगा, क्योंकि उमेश पाल, अतीक का नाम इस FIR में भी बतौर साजिशकर्ता शामिल किया गया है। बिल्कुल, अतीक अहमद का नाम इस पूरी घटना में यानी उमेश पाल हत्याकांड में 120 बी यानी साजिश, हत्या की साजिश के तहत लिखा गया है FIR में, नामजद FIR में। और अतीक अहमद के भाई अशरफ का भी नाम 120 बी में लिखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बाकायदा क्लिंचिंग एविडेंस मिले हैं यूपी STF और यूपी पुलिस को कि कैसे 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से बाकायदा शूटर्स मिले, 2.5 घंटे मुलाकात हुई। उसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। हालांकि जेल अधीक्षक और कई सारे जेल के जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ जांच सेटअप हो गई है, उनको सस्पेंड भी किया गया है, निलंबन की कार्रवाई चल रही है, बर्खास्तगी कार्रवाई शुरू चल रही है विभाग की तरफ से। और अतीक अहमद भी उसी तरह साबरमती जेल में किससे मिला, किससे उसकी मुलाकात हुई, वकीलों के साथ किससे मिलता था, वकीलों के साथ कौन लोग आते थे, वकीलों की बात कहकर और कोई तो नहीं आकर मुलाकात कर जाता था, इन सारी चीजों की भी जांच साबरमती जेल में चल रही है। और साफ तौर पर पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि साबरमती जेल में अतीक ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जो मैसेंजर थे और जो जाकर अशरफ को पूरी बात बताते थे। अशरफ ने वहां बैठकर 11 फरवरी को आखिरी मुलाकात हुई, जहां तकरीबन 2.5 घंटे इस मुलाकात में यह तय किया गया कि किस शूटर को कितने पैसे मिलेंगे, कौन कहां से गोली चलाएगा, कितने लोग मौजूद रहेंगे, एग्जिट प्लान में कौन कौन रहेगा, असद किस वक्त गाड़ी से उतरेगा या नहीं। इन सारी बातों पर 2.5 घंटे तक चर्चा हुई और उसके बाद किसी ने अतीक अहमद को ये सारी बातें बताई थी। तो ये साफ है कि अतीक अहमद इस पूरी घटना में साजिश करता था, लिहाजा वारंट बी के तहत उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। MP MLA कोर्ट में पेश किए जाने के बाद देखना होगा कोर्ट क्या रिमांड देता है, जुडिशियल कस्टडी रिमांड देता है, ये देखना होगा। जी, ये देखना होगा। आपने बहुत खास पॉइंट यहाँ पर उठाए हैं और जैसा कि आप भी कह रहे थे, इस वक्त अभिषेक हमारे साथ जुड़कर कह रहे थे कि कई सारे मैसेंजर्स का एक ग्रुप था, वरना अतीक और अशरफ के बीच में इस पूरी प्लानिंग का आदान प्रदान इतनी दूरी पर हो जाना वो संभव नहीं था। जतिन रावल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जतिन, पहले तो यह बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी क्या है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त साबरमती जेल में मौजूद है प्रोडक्शन वारंट के साथ? और अगर ऐसा है तो शाम 5 बजे ही निकलेंगी या उसके पहले भी निकल सकते हैं? जी देखिए, जी बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं कि फिलहाल जो है अभी कागजाती कार्रवाई वो चल रही है। यूपी पुलिस जो है वो प्रोडक्शन वारंट लेके जो है वो अंदर साबरमती जेल में पहुंच गई है। अतीक अहमद की यहाँ से ले जाने की जो तैयारी है वो अभी जो है वो की जा रही है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर उसको यहाँ से ले जाया जा सकता है, ऐसी बातें जो है सूत्रों के माध्यम से जो है सामने आई और उसको सड़क के माध्यम से ही जो है उसको यहाँ से साबरमती जेल से प्रयागराज, जिस तरह पिछली बार ले जाया गया था उदयपुर से कोटा होकर, चित्तौड़गढ़ होके, कोटा होके, झांसी होके और फिर जालौन होके जो उसको जो प्रयागराज ले जाया जाएगा, उसी रास्ते उसको फिर से एक बार जो है वो आज ले जाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो प्रोडक्शन वारंट लेके जो यूपी पुलिस जो है साबरमती जेल में पहुंच गई और अभी जो है उसकी जो कागजाती जो कार्यवाही है वो अभी की जा रही है। कागजाती कार्रवाई खत्म होते ही, ऐसा नहीं है कि फिक्स के 5 बजे के बाद ही उसको ले जाया जा सकता है। तो अगर कागजाती कार्रवाई अगर उससे पहले भी हो जाती है तो हो सकता है कि यूपी पुलिस जो है वो उससे पहले भी उसको लेके यहाँ से जो है वो निकल सकती है। जी राजीव। और जतिन, एक चीज और बताइए, ये जो पुलिस यूपी STF वहां पहुंची है, इसकी नफरी संख्या क्या उतनी है, उतनी ही बड़े काफिले में है जितना पिछली बार जब अतीक को लेने पहुंचे थे? जी देखिए राजीव जी, अभी ऑफिशियल तौर पे अभी कुछ भी जानकारी मिल नहीं पाई है कि तकरीबन कितने लोग 10 से 11 लोग जो है वो देखे गए हैं इस गाड़ी के आसपास में जो है। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले हो सकता है कि कुछ लोग पहले आ चुके हो और वो अंदर चले गए हो। यानी कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछली बार 12-13 लोग दिखाई दिए थे और उसमें बाद में पता चला कि 40 से 45 जो लोग थे वो उनके साथ
मानता हूँ कि जल्दी होगा, लेकिन वो इस बार भी हो सकता है कि आज जो पुलिसकर्मी है वो उतने ही होंगे। जिससे पहली बात है कि कड़ी सुरक्षा का जो मामला है, तो पुलिस जो है इसमें कहीं भी जो है चूक जो है रखना नहीं चाहेगी। जी ठीक है, मेरे साथ संदीप भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बने रहिए। जतिन रावल, आप इस वक्त संदीप, जो कुछ तय अभी प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से उम्मीद यही लगती है कि कल तक अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच जाएगा और उसके बाद शायद परसों उसकी कोर्ट में पेशी कर रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। तो पुलिस कस्टडी की तैयारी करके बैठी हुई है कि अतीक को लाते ही फिर उससे इस पूरे मामले में सारी पूछताछ कंप्लीट की जाए? देखिए 23 से 23.5 घंटे लगेंगे प्रयागराज पहुंचने में। उसके बाद जो है एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये कोर्ट निर्धारित करेगा। जरूर पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है, पिछली बार भी ये संभावनाएं जताई गई थी कि कोर्ट से जो है वो कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी, ताकि पुलिस उससे तमाम तरीके की जो पूछताछ है कि क्या सूत्र है इसमें, किस तरीके से, क्या लोगों की इसकी क्या संलिप्तता अतीक अहमद की, तो इस बार भी पूरी संभावना ये है कि एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद साथ ही रिमांड की भी बात की जाएगी, ताकि अतीक अहमद से इसमें पूरी आगे की पूछताछ की सके, आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जा सके। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार पुलिस तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसी चीजें रही जिसके कारण कस्टडी नहीं मिल पाई, या उन लोगों ने पेपर जो लगाए थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थे। इस बार पूरी संभावना ये जताई जा रही, पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ ये कोशिश करेगी कि एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद अतीक अहमद की कस्टडी रिमांड भी मांगे, ताकि आगे की जो पूछताछ है, आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सके, आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन संदीप, एक चीज और, पिछली बार जब अतीक पहुंचा था, अतीक जब सुनवाई के लिए वहां पर अपने फैसले को सुनने के लिए पहुंचा था, उस बीच पुलिस कई चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थी, कई सारी ऐसी अवैध प्लॉटिंग पकड़ी गई थी, अतीक के गिरोह से जुड़े हुए उसका जो साम्राज्य था उसको खंगालने की कोशिश में थी, लिहाजा जिससे आगे अतीक से पूछताछ हो तो ये चीजें सामने रखी जा सके। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयागराज में अभी भी अतीक और उससे जुड़े हुए प्रॉपर्टी और उससे जुड़े हुए सारे धंधों की सारी लिस्ट बनाने में लगी हुई है, जिससे आए तो उसके सामने चीजें रखी जा सके? जी बिल्कुल, लगातार इस पूरे प्रकरण में जो है वो जो भी अतीक अहमद के करीबी हैं, जो भी अतीक अहमद को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं या फिर उसको फायदा पहुंचाते हैं या फिर उससे जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है और उनकी सारी चीजें खंगाली जा रही है, उनकी सारी बातें जो है वो इकट्ठा की जा रही हैं। लगातार अभी सामने आया प्रकरण की जिसमें उनके गुर्गों ने एक साबिर नाम के व्यक्ति को धमकी दी थी, रंगदारी मांगी थी, उसके खिलाफ भी तो इस प्रकरण में अतीक के और अतीक के बेटे अली के खिलाफ, साथ ही कई अन्य गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो लगातार प्रयागराज में पुलिस इस बात को ध्यान दे रही है कि इससे जुड़े हुए कौन लोग हैं, चाहे वो उसकी बहन हो आयशा नूरी, वो भी फरार चलने लगी, उसको भी आरोपी बनाया गया, उसकी 2 भांजियों को भी आरोपी बनाया गया है। तमाम जो अन्य लोग हैं इसमें जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से भी इनका इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है या पुलिस को शक हो रहा है या कहीं से भी उनको जानकारी मिल रही सूत्रों से या उनके मुखबिरों के द्वारा, तो ऐसे लोगों की पूरी डिटेल निकाली जा रही है और पूरी डिटेल लिखी जा रही है, उसको रखी जा रही है सामने, ताकि जब भी कस्टडी रिमांड मिले, जब भी अतीक अहमद को पुलिस अपने सामने बैठाए तो वो पूरा का पूरा चिट्ठा सामने रख दे, जिससे अतीक अहमद को कहीं से भी इस तरीके की लीक पोल न मिले, जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे और पुलिस जो चीजें उससे पूछना चाहती है वो साफ साफ उसको बताना पड़े। जी हाँ, वो सारी चीजें निकल कर सामने आए। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त, अभिषेक भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अभिषेक, उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच समझ में आ रही है, हर जगह हाथ पैर मार रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, अलग अलग जिलों में, नेपाल बॉर्डर पर, हर कहीं बात हो रही है अतीक अहमद और उसके गुर्गों को लेकर। बड़ी बात यह कि अब तक इस पूरे मामले में केवल उन्हीं लोगों को रडार पर लिया जा सका है जो लोग जेल में बंद हैं। अतीक की बात करें, अशरफ की बात करें, इन लोगों की, या जो लोग पकड़े गए हैं इसके गुर्गे, लेकिन इसकी पत्नी जो कि इसमें आरोपी है इस पूरे का कांड में, वो फरार है। बहन का कुछ पता नहीं है, असद का कुछ पता नहीं है, गुड्डू मुस्लिम का कुछ पता नहीं है। यानी जिन लोगों ने एक्टिवली इस पूरे मामले में अपना रोल निभाया और जो पुलिस की पकड़ से या जेल से दूर हैं, वो अभी भी कहीं उनका पता नहीं चल पा रहा है। क्या पुलिस इस बात पर ध्यान दे रही है कि अब तक वो असफल रही है? बिल्कुल, प्रयागराज पुलिस हो या यूपी एसटीएफ, एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं।
और शायद यही वजह है कि अतीक अहमद को रिमांड पर लाना ना सिर्फ कन्विक्शन प्रूव कराने के लिए बल्कि उससे पूछताछ में उन लोगों के सामने, उन लोगों के क्लिंचिंग एविडेंस सामने रखकर कहीं ना कहीं उससे कुछ जानकारी मिल पाए कि आखिर एग्जिट प्लान किसने बनाया था, कौन लोग वहां थे, किन से बात हुई और कोई ऐसा शख्स गिरफ्त में आए जो उस पूरी चेन का कहीं ना कहीं की विटनेस हो और वो बता पाए कि आखिर असद कहां जा सकता है, गुड्डू मुस्लिम कहां छुपा होगा। शाइस्ता परवीन की जहां तक बात की जाए, अतीक अहमद की पत्नी, उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है लगातार कि वो किसी तरह से एंटीसिपेटरी बेल यानी अंतरिम जमानत ले ले। हालांकि एक बार खारिज हो चुकी है, अब वो दोबारा कोशिश कर रही है, लेकिन हत्या जैसे मामलों में मिलना मुश्किल होता है। हालांकि वो न्यायालय तय करेगा, लेकिन ये प्रयास लगातार जारी है और यही वजह है कि जो जानकारी मिल रही है कि उनकी लास्ट लोकेशन दिल्ली मिली थी, दिल्ली में वो तमाम वकीलों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं कि कहीं किसी भी तरह उन्हें न्यायालय से मदद मिल पाए। अब अतीक के बहनोई जेल में है, अतीक की बहन को भी साजिश में शामिल माना गया है, बाकायदा डायरी में उनके लिए कोडवर्ड का नाम इस्तेमाल किया गया था। अतीक की पत्नी भी साजिश में शामिल थी, ये भी साफ हो गया है, बाकायदा सबूत मिले हैं इससे अतीक की डायरी से। और अब एक के बाद एक अतीक के परिवार पूरी तरह इस पूरे मामले की जद में आ गया है। अतीक के बेटे पहले ही जेल में है, अतीक के एक बेटा फरार है, अतीक खुद जेल में है और अब यहाँ पर रिमांड पर लेने के बाद अगर रिमांड मिलती है तो कई सारी बातें और साफ हो पाएंगी। अतीक से जुड़े कई सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं एक के बाद एक। आज धूमनगंज थाने में एक शख्स ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है कि कैसे अतीक और उसके लोग उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं, कैसे फोन कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह कई सारे लोग सामने आएंगे और जो पहले भी कहा जा रहा था कि वाकई अगर कन्विक्शन प्रूव होने लगा तो अतीक की उम्र कम पड़ जाएगी, अतीक की उम्र कम पड़ जाएगी। लेकिन मैं इसी पूरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, आखिर पुलिस इन लोगों का पता क्यों नहीं लगा पा रही है? यूपी पुलिस के लिए केवल वही लोग क्यों उपलब्ध हैं जो जेल में बंद हैं या अभी पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं? पत्नी जो कि इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर देखी जा रही है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या पुलिस का यह मानना है ये लोग उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एंगल को लेकर पुलिस काम कर रही है। यही वजह है कि तकरीबन 8 बार से ज्यादा नेपाल पुलिस के आला अधिकारियों की मुलाकात एसटीएफ के आला अधिकारियों से हो चुकी है। क्या कुछ मदद दी जाएगी या ली जाएगी, ये सारी बातें हो चुकी हैं। नेपाल में पूरी तरह से सर्चिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन नेपाल पुलिस भी कर रही है यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर। और अंतरिम तौर पर यह कहा जा रहा है कि नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर यानी नेपाल भी क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। अब कहां पर हैं, किस तरह से, कौन लोग इन्हें मदद कर रहे थे, उसके बाद साथ ही एक बात और है कि इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था असद और गुड्डू मुस्लिम को लेकर अतीक अहमद के लोगों ने कि एक डिस्गाइज का भी पैटर्न था कि जैसे ही असद सीमा क्रॉस करेगा वैसे ही कोई शख्स लखनऊ में उसका एटीएम यूज करना शुरू कर देगा, कोई शख्स मेरठ में बैठकर उसके सिम से फोन करना शुरू कर देगा ताकि पुलिस को ये लगे प्राइमा फेसी कि हो सकता है वो असद हो और वहां पर ध्यान जाना शुरू हो जाए और जो सीमाएं हैं या बाकी एंगल्स हैं उसको दरकिनार करके जो लोकेशन है उस पर पूरा तरह ध्यान केंद्रित हो जाए। तो ये डिस्गाइज का भी फॉर्मूला अपनाया गया था। हालांकि बहुत फॉर्मूला सफल नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस ये समझ रही थी, लेकिन हाँ शुरुआती दौर में जरूर इस फॉर्मूले ने डिस्टर्ब किया पुलिस को। और यही वजह है कि आज 45 दिन से ज्यादा का वक्त है, हाथ में बहुत सारे सबूत भी आए हैं। मेरठ में रुके थे, दिल्ली में रुके थे, किन से मिले थे, नानपारा से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, बहराइच के एक होटेलियर को डिटेंड किया गया, उन्होंने बताया कि हाँ एक दिन गुड्डू मुस्लिम यहाँ रुका था। तो ये सारी बातें खुफिया तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। हमें सूत्रों के हवाले से एक के बाद एक जानकारी मिल रही है कि जो एग्जिट पैटर्न था उस पर पुलिस पहुंच गई है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को लोकेशन मिलती है और वो दूसरी लोकेशन पर होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कोई एक ऐसा मददगार जो अतीक के साथ टच में होगा वो जब तक हाथ नहीं आएगा पुलिस के तब तक अभी और वक्त लेकिन जो कुछ भी चीजें सामने आ रही हैं अभिषेक, संदीप और जतिन, उसके मुताबिक इस पूरे हत्याकांड में शामिल बाकी लोगों को लगातार कोई ना कोई या एक गुट सपोर्ट कर रहा है जिससे वो अभी तक पुलिस की कस्टडी या पुलिस की गिरफ्त में आने से बाहर चल रहे हैं और लगातार बने भी हुए हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इस एग्जिट पैटर्न और तमाम चीजों को लेकर आपसे एक बार फिर बात करेंगे और बड़ी खबर का इसी के साथ रुक कर लेते हैं रिटर्न ऑफ अतीक की बात। अतीक अहमद को यूपी लाने की पूरी तैयारी, साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस की टीम। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, उमेश पाल हत्याकांड में
अतीक को आरोपी बनाया गया। प्रोडक्शन वारंट लेकर पहुंची यूपी पुलिस। रिटर्न ऑफ अतीक की बात हम कर रहे हैं। अतीक अहमद पर शिकंजा पूरी तरीके से कसे जाने की तैयारी की जा चुकी है। इससे पहले उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है उमेश पाल के अपहरण मामले में, लेकिन अब अतीक और उसके साम्राज्य को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इस वक्त साबरमती जेल पहुंच गई है यूपी एसटीएफ अतीक को वापस उत्तर प्रदेश लाने के लिए प्रोडक्शन वारंट के साथ, ताकि यहां की कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड ली जा सके, क्योंकि उसे आरोपी बनाया गया है उमेश पाल हत्याकांड मामले में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है इस पर, आइए सुन लेते हैं। को उमेश पाल हत्याकांड में इससे पहले अपहरण में सजा मिल चुकी देखिए, थी। जितने भी मामले हैं हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहां पर ये बोल रहे हैं कि वो इस अपराधी को सजा दिलवाने के लिए वो लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डॉन के सफर की बात कर लेते हैं। डॉन का सफर जिससे यूपी पुलिस उसे लाने वाली है, साबरमती जेल से लेकर निकलेगी तो राजस्थान में एंट्री करेगी रतनपुर बॉर्डर से, उसके बाद उदयपुर पहुंचेगी, उदयपुर से आगे चित्तौड़गढ़, उसके बाद कोटा, कोटा के बाद उत्तर प्रदेश बॉर्डर के जरिए प्रवेश करेगी, फिर टोल प्लाजा आएगा, फिर झांसी शहर आएगा, इसके बाद जालौन, फिर हमीरपुर, उसके बाद बांदा पहुंचेगी, बांदा के आगे ये काफिला चित्रकूट पहुंचेगा और चित्रकूट के बाद प्रयागराज पहुंचेगा। इस वक्त आप जो कुछ देख पा रहे हैं झांसी पहुंचा है, झांसी के बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा और झांसी के बाद आगे काफिला बढ़कर जालौन, जालौन के बाद हमीरपुर, फिर चित्रकूट और उसके बाद पहुंचेगी ये प्रयागराज। ये पूरा काफिला पहुंचेगा। हमारे साथ अभिषेक सिंह लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से, संदीप तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रवि कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संदीप तिवारी, आपका रुख कर लेते हैं। अतीक को सह आरोपी तो बना दिया गया है, लेकिन जो एफआईआर है उसके महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या हैं और किस किस को इस पूरे हत्याकांड में अहम साजिशकर्ता के तौर पर पुलिस दिखाती हुई दिख रही है? देखिए, इस पूरे जो उमेश पाल हत्याकांड का जो मामला है, इसमें पूरी तरीके से एक तो अतीक अहमद का पूरा कुनबा शामिल है, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद का भाई अशरफ, अतीक अहमद के बेटे उमर अली और जो उसके दो अन्य नाबालिग बेटे हैं वो, और असद तो महत्वपूर्ण है क्योंकि असद ने ही उमेश पाल को गोली मारी थी और उमेश पाल की हत्याकांड में असद पूरे तरीके से उसमें बाकी अन्य जो हैं उसमें शामिल किए गए हैं। अब पुलिस जैसे जैसे विवेचना करेगी, जैसे जैसे इसमें विवेचना आगे बढ़ेगी, उसमें तमाम जिन अन्य लोगों की संलिप्तता होगी उनके नाम भी जुड़ते जाएंगे। लेकिन अतीक अहमद के पूरे कुनबे का नाम इस पूरे एफआईआर में दर्ज है, जिसमें अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन और अशरफ के सहित दो बेटे, ये जो है इनकी भूमिका जो है वो साजिशकर्ता के तौर पर है और असद जो है वो मुख्य इसमें हत्याकांड में शामिल आरोपी है। उसके साथ तमाम अन्य लोग हैं, गुड्डो मुस्लिम, साबिर, अरमान और गुलाम, ये ऐसे नाम हैं जो इस पूरे एफआईआर में शामिल हैं, जिनका नाम इस एफआईआर में दर्ज है। तो इन लोगों के खिलाफ लगातार जो है वो पुलिस दबिश डाल रही है। जो भी इनके सहयोगी हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही, सख्त रुख अपना रही है। जहां भी सूचना मिलती है पुलिस को कि ये यहाँ पर इनके होने की, पुलिस वहां पर पहुंचती है, एसटीएफ की टीम वहां पहुंचती है, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है। लेकिन इनका अपना जो नेटवर्क है वो भी शायद काफी मजबूत है और ये भी काफी हाईटेक तरीके से चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी पुलिस के पहुंचने से पहले ये वहां से गायब हो जाते हैं और पुलिस को एक बार फिर खाली हाथ रहना पड़ता है। लगातार जो 5 लाख के इनामिया 5 अभियुक्त हैं और शाइस्ता परवीन जो कि 50,000 की खुद इनामिया है, वो लगातार पुलिस की रडार से बाहर हैं। पुलिस कोशिश पूरी कर रही है कि इन लोगों पर शिकंजा कस सके, लेकिन अभी फिलहाल इनके मददगारों पर पुलिस शिकंजा कसती जा रही है। लेकिन ये जो 5 मुख्य शूटर और शाइस्ता परवीन, ये अभी भी पुलिस की पकड़ से पूरी तरीके से बाहर हैं।
संदीप, पिछले कुछ दिनों में देखा था जब ये मामला काफी ज्यादा हाइप था और लगातार इसी बारे में बात हो रही थी, प्रयागराज प्राधिकरण लगातार इस मामले में जुड़े आरोपियों या ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि गैंगस्टर या माफिया ताल्लुक रखते हैं और खुद भी हैं, उनके ठिकानों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चल रहा था। क्या अभी ऐसी कोई बुलडोजर की कार्रवाई करने की तैयारी में है पीडीए, या फिर उसकी कार्रवाई अभी भी चल रही है? देखिए, अभी इधर बीच जो है वो पीडीए की कार्रवाई फिलहाल तो तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन से बंद है, लेकिन जो इसमें तमाम मुख्य रूप से साजिशकर्ता या सामने आए थे, उनके घरों पर इस तरीके की कार्रवाई हुई थी। गुलाम का भी घर गिरा दिया गया था। एक गन हाउस चलाता था जो जिसकी संलिप्तता इसमें पाई गई थी कि उसने असलहे बरामद जो है उपलब्ध करवाए होंगे या फिर उसके पास से कारतूस उपलब्ध कराए गए थे, उसके घर पे भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। अब एक लिस्ट जरूर पीडीए की तरफ से बनाई जा रही है कि जो इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होगी। इस तरीके की चीजों को जरूर शॉर्ट आउट किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इधर 4-5 दिन 1 हफ्ते से जो है वो इस तरीके की किसी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया है, लेकिन भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, इसकी संभावनाएं पूरी हैं। ऐसी संभावनाएं पूरी है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल में ट्रांसफर किया गया था। उसके पीछे की वजह कई सारी रही हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से अभिषेक अतीक अहमद को लाया गया इस पूरे मामले में, मान लीजिए कि अदालत से पूछताछ का वक्त मिल जाता है और 14 दिन की जो पूरी पुलिस कस्टडी मिल सकती है उसका इस्तेमाल पुलिस कर लेती है, तो उसके बाद क्या फिर एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस इसे साबरमती जेल छोड़ने जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में तैयारी कर रही है इस बात को रखने की कि अब अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में ही रखा जाए? बिल्कुल, अंडर ट्रायल जो कैदी होते हैं उनका मुकदमा जब तक चलता है तब तक वो उसी जेल में रहते हैं, ये तो कानूनी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिटीशन की गई थी अतीक अहमद की तरफ से कि उसकी सुरक्षा को लिहाज से उसे खतरा है, उत्तर प्रदेश की जेलों में उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, इन सारी बातों को वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की थी यूपी सरकार के लिए, यूपी पुलिस के लिए खासतौर पर, कि जब भी अतीक अहमद का मूवमेंट होगा, यानी जब भी उसे किसी जेल से दूसरी जेल शिफ्ट कराया जाएगा, तो सुरक्षा के जो गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। यही अशरफ के लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, और कोशिश हो कि उसे ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में पेश कराया जाए। लेकिन इस तरह के मामलों में उमेश पाल की घटना जैसे बात की जाए, हत्याकांड की बात की जाए, जिसमें अतीक मुख्य साजिशकर्ता के रूप में एफआईआर में जिसका नाम है, और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक, पुलिस केस डायरी के मुताबिक साजिश को अगर कहा जाए, साजिशकर्ता कहा जाए या 1 नंबर के साजिशकर्ता की बात की जाए, तो पहले नंबर पर नाम अतीक अहमद का है, क्योंकि अतीक अहमद 18 साल तक उमेश पाल के लिए कई सारी बार बातचीत के दौर हुए। इसके पूरे एविडेंस पुलिस को मिले हैं, एसटीएफ को मिले हैं। कई बार पैसे की लेन देन की बात हुई, कई बार धमकाया भी गया उमेश पाल को। इतना ही नहीं बल्कि उमेश पाल को किडनैप भी कर लिया गया, उसे बुरी तरह से पीटा गया। मैं आता हूं आपके पास अभिषेक, मैं आता हूं। जतिन रावल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जतिन, आप बता रहे थे कि पूरी तैयारी है वहां से लाए जाने की, और आपने ये भी कहा कि जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी होती है उसे यहां से लेकर निकला जा सकता है। क्या उसी तरह की सिक्योरिटी गुजरात पुलिस इस बार भी इस काफिले को देगी? जी देखिए, जहां तक सवाल है सिक्योरिटी का, तो जैसे पिछली बार देखा गया था, सिर्फ गुजरात पुलिस ही नहीं, जहां तक जो काफिला निकलेगा, जहां से अगर उसको सड़क मार्ग से ले ही जाया जाता है, तो जो गुजरात पुलिस है यहाँ से उसको कॉर्डन करते करते जो है राजस्थान तक जो है वो ले जाएगी। राजस्थान से फिर राजस्थान पुलिस जो है उसको कॉर्डन करते हुए मध्य प्रदेश ले जाएगी, और मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो उसको यूपी पुलिस तक ले जाएगी। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और इस बार भी जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा में कहीं जो है वो सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, उसी की वजह से इस बार भी जो है सुरक्षा उसी तरह से जो है कड़ी सुरक्षा रखी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है अतीक अहमद को जो है सुरक्षित जहां भी उसको ले जाना है, प्रयागराज उसको ले जाया जाए या तो कहीं और भी ले जाया जाए। लेकिन हाल बातें जो है इस तरह से सामने आ रही है कि उसको प्रयागराज ही जो है वो ले जाया जाएगा, उसकी
वहां पर ही जो है वो पूछताछ की जाएगी। और हो सकता है कि प्रयागराज में पूछताछ होने के बाद, उसके रिमांड खत्म होने के बाद उसको अगर जो उमेश पाल हत्याकांड केस है उसमें अगर उसको कुछ सजा हो, या तो फिर उसको वहां से जो तिहाड़ जेल है वहां पे भी उसको जो है वो मूव किया जा सकता है। जी, वहां से भी उसको मूव किया जा सकता है। संदीप भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, एक सवाल, क्या प्रयागराज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं साल रहा कि जो भी लोग इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं, क्या ये सभी आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड हैं? क्योंकि किसी का भी नहीं मिल पाना, लगातार छुपे रहना इस बात का इशारा देता है कि इन सबको एक दूसरे के बारे में पता है और जहां पर हैं वहां पर ये एक दूसरे से अपडेट भी ले रहे हैं और अपडेट दे भी रहे हैं। देखिए, ये इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कि नए सिम, नए मोबाइल के माध्यम से या फिर किसी नेट के कॉल के माध्यम से ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार पुलिस कोशिश जरूर कर रही है इन लोगों को पकड़ने की। लगातार जहां भी सूचना मिल रही है कि यहाँ पर उनकी लोकेशन हो सकती है पुलिस के सूत्रों के द्वारा पुलिस को, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से संपर्क में हो सकते हैं। इस बात की कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, तमाम ऐसी आधुनिक उपकरण हैं जिसके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहा जा सकता है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पांचों जो फरार चल रहे हैं वो प्लस उसके साथ शाइका परवीन है या फिर जो भी साजिश करता है, ये सभी एक दूसरे से हो सकता है किसी न किसी उससे, या तो किसी मैसेंजर के माध्यम से या और उसी कनेक्ट को तोड़ना इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा बन गया है। अगर वो कनेक्ट टूट जाए तो इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी पुलिस तक। बहुत शुक्रिया जतिन रावल, संदीप आपका और अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के साथ।